वे वजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए। जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षत शेष स्मृति शेष डॉक्टर उर्मिलेश के इस विशेष वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेशक आज के उतार चढ़ाव के जीवन में ये पंक्तियाँ कहीं न कहीं हमें आत्मबल का कार्य करती हैं जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं। डॉक्टर उर्मिलेश ने अपने जीवन में भी इन्हीं पंक्तियों को जिया। कहा जाता है साहित्यकार सदैव अमर होता है, वो भले ही देह त्याग दे लेकिन आत्मा उसकी सदैव अमर रहती है। लगता नहीं कि आज 15 वर्ष हो गए उनके देहांत को, जैसा लगता है कल ही की बात थी, लेकिन वो हमारे आसपास हैं और उनकी तमाम स्मृतियां हमारे साथ हैं, जिनके कारण आज हम उनको बड़ा गर्व के साथ याद करते हैं। ऐसी ही कई स्मृतियों को आज उनके कई अभिन्न मित्र, अभिन्न साथी, अभिन्न अनुज आप सभी के लिए लेके आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं उन आभारी हूँ उन सभी सम्मानित साहित्यकारों का, हिंदी काव्य मंच के वे बड़े हस्ताक्षर जिनके साथ मेरे पिता स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश ने अपनी काव्यमय यात्रा को जिया। आइए उनके इन अभिन्न मित्रों को, उनके अभिन्न साथियों को और उनके कई प्रिय अनुजवत भाइयों के इन स्मृतियों को हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं। उर्मिलेश को मैं इसलिए बहुत महत्व देता हूँ कि उन्होंने अपने मंचीय छवि से अलग गंभीर साहित्य की भी रचनाएं आरंभ की। वे गीत के कवि थे, गज़ल के कवि थे, दोहों के कवि थे और उन्होंने मंच से इतर इनकी इस विषय में भी पर्याप्त साहित्य का सृजन किया। बहुत सारा लेखन किया उन्होंने। उनके गीत संग्रह सोध नदी बहती है के साथ ही साथ बाढ़ में नदी, और उसके साथ ही साथ एक और रचना उनकी है, वो बिंब कुछ उभरते हैं। बिंब कुछ उभरते हैं एक तरह से उनकी प्रेम कविताओं का संकलन है, प्रेम गीतों का संग्रह है। और वो उस तरह से है जैसे बहुत सारे कवियों ने लिखा है। केदारनाथ अग्रवाल ने हे मेरी तुमसे जुड़ी कविताएं लिखी हैं, प्रेम की कविताएं हैं। नचिकेता ने प्रेम कविताएं लिखी हैं जो बहुत अंतरंगता से जुड़ी हुई हैं। तो मैं ये मानता हूं कि इन कविताओं का सृजन, उनका जो ओज का लोकप्रिय कवि था, उसकी आत्मा के भीतर, उसके अपने भीतर, उसकी रूह में, उसकी आत्मा में एक और कवि बैठा हुआ था। वो जब आवाज लगाता था तो उस समय उर्मिलेश गीतों की तरफ मुड़ते थे, गजलों की तरफ मुड़ते थे, दोहों की तरफ मुड़ते थे। नमस्कार। डॉक्टर उर्मिलेश मेरे प्रिय मित्र रहे, इस बात का मुझे बहुत बहुत गुमान है। ऐसे साहित्यकार जिन्होंने के 5 गज़ल संग्रह, 6 गीत संग्रह, 2 दोहा संग्रह, 1 मुक्तक संग्रह तथा अन्य पुस्तकों की के संपादन किया और उन्होंने अपनी आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखीं और यहाँ ही नहीं बल्कि एक पत्रिका का संपादन भी किया। ऐसे हमारे प्रिय मित्र डॉक्टर उर्मिलेश, जिन्होंने के काव्य मंच और पुस्तक साहित्य दोनों का एक सेतु बनाया, उनको प्रणाम करता हूँ और नमन करता हूँ उनकी स्मृति को।
वे मंच पर जब तक रहे तो मंच पर उन्होंने राष्ट्रीय चेतना की कविताएं प्रस्तुत की जो जनता के दर्द को समझती थीं, तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़ी हुई थीं और उनकी जो धुन थी कविताओं का कि ओजस्वतापूर्ण जो जिस प्रकार से कविताएं सुनाया करते थे, बाद के लोगों ने उनकी धुन को पकड़ा और उन्हीं धुनों पर अनेक कविताएं लिखी हैं। ऐसे बहुत ही श्रेष्ठ कवि को प्रणाम करता हूँ। 16 मई उनकी पुण्यतिथि है। उनके सुपुत्र श्री अक्षत शंखधार, उनकी पुत्री सोनरूपा, उनकी पत्नी मंजुला जी एवं समस्त परिवार के सदस्य मिलकर के इस पुण्यतिथि को एक स्मृति दिवस के रूप में मना रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और ऐसे अपने परिजनों को इस प्रकार से याद करना बहुत बड़ी बात होती है। मैं आज के दिन अपने मित्र को बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनकी कविताएं कालजयी रही हैं, जो हमेशा रहेंगी और जो मानव मूल्यों से और जीवन मूल्यों से जुड़ी रही हैं कविताएं, ऐसी कविताओं के प्रणेता को प्रणाम करता हूं। नमस्कार। प्रिय उर्मिलेश शंखधार से मेरा परिचय तब का है जब उसने कवि सम्मेलन में आना शुरू किया था। बदायूं से मेरा परिचय ब्रजेंद्र अवस्थी जी से रहा। वो आशु कवि थे। उनके सबसे प्रमुख शिष्य में उर्मिलेश का नाम आता था। पर प्रतिभा में और लोकप्रियता में उर्मिलेश ने काफ़ी तरक्की की और आशु कवि के रूप में के अलावा कवि के रूप में भी उसकी खुद की विचारधारा कुछ भी हो, लेकिन वो विचार कविता से जुड़ा हुआ था। एक राष्ट्रीय कवि के रूप में उसकी पहचान थी। वो वीररस के कवि भी माना जाता था, लेकिन उसका ओज जो है उत्तेजना से भरा नहीं होता था, जोश से भरा होता था और कहीं उसमें राष्ट्रीय चेतना की भावना भी रहती थी। आदमी को जोड़ने की बात करता था उर्मिलेश। हमारे हिंदी काव्य मंच में क्रमबद्ध तरीके से कोई चला जाए तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन तकलीफ तब होती है वो कभी बीच में से उठ जाए जिसके कंधों पर आपको जाना और उसे हमें कंधा देना पड़ जाए। यही उर्मिलेश के साथ हुआ। ऐसे समय बहुत कम आयु में वह हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उसकी रचनाएं, उसकी कविताएं, उसका व्यवहार हमारे साथ जब तक रचनाएं जिंदा हैं तब तक रहेंगी। 15 साल हो गए। जब भी 16 मई आती है तो मन बहुत उदास हो जाता है। ये खूक सी उठती है डॉक्टर उर्मिलेश की याद में। याद आता है वो कवि कुल गुरु, कवि शिरोमणि, कवि भूषण, और उसी ज़माने में उनको राष्ट्र कवि कहना भी लोगों ने शुरू कर दिया था, क्योंकि उनकी कविताओं में एक राष्ट्रवादी चेतना का स्वर सदैव सुनाई देता था। गीत के वो गंधर्व थे, गीत गंधर्व की उन्हें उपाधि दी गई। दोहाकार थे अद्भुत। भारत उनके प्राणों में बसता था और वो भारत के प्राणों में बसते थे। भारत शिवी थे, वो आचार्य थे, युगचारण थे और मेरे अनन्य मित्र थे।
मैं उनसे महज 4 महीने बड़ा था, लेकिन उसका मान उन्होंने सदैव दिया और भाई साहब कह के संबोधित करते थे। जब मंच पत्रिका निकलती थी तब एक प्रकार का अकादमिक साथ रहा, और जब हम मंच पर जाने लगे, जाते थे, मिलते थे, तब एक दूसरे प्रकार की रचना धर्मिता हमारी होती थी। हर कवि के साथ ऐसा है कि वो पत्रिकाओं के लिए भिन्न होता है और मंच के लिए भिन्न होता है। लेकिन उर्मिलेश ने कभी अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं किया कि मंच पर जा रहा हूँ तो ये हल्की कविता होगी। वो संप्रेषण में तो ज़्यादा सरल होती थी, लेकिन उतनी ही जटिल जितना उनका सोच था। हमारे समय में हिंदी काव्य मंच को गरिमा, प्रतिष्ठा और आकर्षण दिलाने में जो रचनाकार अग्रणी भूमिका में रहे हैं, उनमें उर्मिलेश भाई का नाम सबसे ऊंचा है। वे बहुत अच्छा गीत लिखते थे, बहुत ही मार्मिक गीत। वे बहुत अच्छी गज़लें लिखते थे। उनके मुक्तक तमाम संचालक से लेकर के कवि तक पढ़ रहे हैं। दोहे लिखते थे, रुबाइयाँ और बहुत सारी जो भी विधाएं, बल्कि मैं कहूँ कि वे हिंदी कविता के बुलंद दरवाज़ा थे जिससे होकर के तमाम विधाएं गुजरी हैं। 1990 के आसपास की बात है कि उर्दू स्टेज पर हिंदी मंच से एक ऐसा खुशगवार झोंका गजल का आया और उसको लोगों ने शिद्दत से महसूस किया। मेरा भी जवानी का जमाना था उस जमाने में, तो मतलब गजल का कोई झोंका हिंदी मंच से आए और उर्दू वाले उसे महसूस करें, ये एक अच्छी बात थी और जरूरत भी थी इसकी। तो लेकिन ये खुशगवार झोंका, ये खुशबू, ये चमक, ये रोशनी, ये जिस गजल की थी, पहले वो शेर सुनाता हूं आपको कि दिल पे बेवजह कोई बोझ ना भारी रखिए, दिल पे बेवजह कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए। ये फकत शेर नहीं, ये सिर्फ शेर नहीं, जिंदगी का एक दर्स है, एक सबक है, एक लेसन है, जिंदगी जीने का हुनर है, हौसला है, हिम्मत है, उत्साह है। बहुत कुछ था इस शेर में, मुझे भी बहुत अपील किया। और ये शेर किसका था जानते हैं आप? ये शेर था डॉक्टर उर्मिलेश जी का। उस जमाने कवि सम्मेलन में देशभक्ति की कविता जो धीरे धीरे उत्तेजना की कविता हो गई थी, डॉक्टर उर्मिलेश जी ने उसे चेतना की कविता बनाया और हम गाएंगे गाएंगे वंदे मातरम, उनका ये गीत पूरी दुनिया में गूंजा। दूसरी बात ये कि उन्होंने संचालन को बहुत ज़्यादा रसात्मक बना के, संतुलित बना के और लोकप्रिय बना के प्रस्तुत करना शुरू किया, जिससे कवि सम्मेलनों में एक लोकप्रियता उनकी बढ़ी और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करने की उनके अंदर क्षमता थी। संचालन में भी नए प्रयोग किए, गा के संचालन करना, स्वर में सस्वर, और कुछ नई ऐसी टिप्पणियां निकालने की श्रोता आनंद लेते रहे। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर उर्मिलेश जी ने प्रतिभा संपन्न नए लोगों को मंच दिए और जो नए रचनाकार हैं उनको आगे लाने की उन्होंने कोशिश की। दोस्तों, मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूँ जिन्हें डॉक्टर उर्मिलेश जी का प्यार मिला, उनमें से एक मैं भी हूँ और मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूँ, गर्व महसूस करता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बहुत स्नेह, आशीर्वाद, प्यार दिया और बहुत कुछ सिखाया। डॉक्टर उर्मिलेश जी के बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उतना कम पड़ेगा। अद्भुत प्रतिभा के धनी थे डॉक्टर उर्मिलेश जी। जब उर्मिलेश शंकरधर थे
मेरा परिचय तब से है। इन तीनों छोटे छोटे बच्चों को, बहुत छोटे छोटे थे तब से देखा है मैंने, इनके घर पे जब आता था। ये सोन रूपा जो आज बहुत बड़ी हो गई है, अब तो हम लोगों के साथ कविता पाठ करती है, तब छोटी सी थी, फुदकती हुई आती थी और घर पे जब हम लोग पहुंचते थे तो नाश्ता पानी लेके और सामने रख जाती थी। बड़ी खामोश सी रहती थी। अक्षर तो बहुत छोटे थे उस समय। उर्मिला जी हमको राजस्थान से लेके आए। पहला परिचय मेरा उनसे चित्तौड़गढ़ के पास निम्बाहेड़ा एक जगह है, वहाँ के कवि सम्मेलन में मुलाकात हुई थी उनसे। और हमारी कविता सुन के वो इतने प्रभावित हुए कि वहीं फ़ोन नंबर लिया, वहीं एड्रेस लिया, और ये मालूम हुआ कि मैं सिकंदराबाद का रहने वाला हूँ। तो उनको और आश्चर्य हुआ कि सिकंदराबाद तो हमारे बहुत पास है, बदायूं और सिकंदराबाद में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 1-1.5 घंटे का अंतर है। तो उनको और आत्मीयता हुई कि ये हमारे क्षेत्र का है। तो उस वक्त वो उरूज पे थे और जिस संयोजक से कहते हैं कि मुझ पे हमारे साथ एक कवि आएगा, तो वो संयोजक मना नहीं करता था। तो उन्होंने पहली बार मुझे राजस्थान से खींच करके और अपने क्षेत्र में कविता पढ़ने के लिए बुलाया। आंवला में पहला कवि सम्मेलन किया था मैंने। यूपी का रहते हुए भी पहला कवि सम्मेलन मैंने यूपी में आंवला में चाचा नेहरू स्कूल में किया था। अगर यूं कहें कि उर्मिला जी ने हमें कवि सम्मेलन की नई दिशा दी तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने बहुत सारे लोगों से परिचय कराया। उत्तर प्रदेश के जितने कवि सम्मेलन हुआ करते थे, जिसमें वो जाते थे, हमारा नाम दिया करते थे, हमें खूब उन्होंने प्रोत्साहित किया। और मेरे ऊपर तो इतना कॉन्फिडेंस था उन्हें। खुद जहाँ कवि सम्मेलन का संचालन करते थे तो वहाँ जहाँ कवि सम्मेलन डूबता हुआ होता था वहाँ मुझे उठा दिया करते थे। और अक्सर मुझे मालूम होता था कि आज उर्मिला जी संचालन कर रहे हैं तो किसी न किसी कवित्री के पीछे मुझे लगा दिया जाएगा। या यूं कहूँ कि वो एक दूसरे तरीके से वो कवित्रियों को आईना दिखाया करते थे कि तुम ये समझते हो कि कवित्री के बाद कोई जमता नहीं है, तो देखिए विष्णु सक्सेना को खड़ा करता हूँ, वो जमाएगा। बहुत सारे संस्मरण हैं उनके साथ के। एक बार तो इटावा में कवि सम्मेलन हो रहा था, मुलायम सिंह जी मंच पे थे, सुगता मिश्रा उस समय उनके मंत्रिमंडल में थी और शिवोम अम्बर जी संचालन कर रहे थे। वहां भी मैं उर्मिला जी के सिफारिश पे गया था। शिवोम अम्बर जी से मेरी मुलाकात नहीं थी, तो शिवोम अम्बर जी मुझे कविता पढ़वा के रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बहुत बड़ा मंच था वो, और मुलायम सिंह जी उस समय पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। बहुत बड़ा जमघट, बहुत भीड़, और लगभग 4 या 5 कवि हूट हो गए उस समय। उर्मिला जी बार बार अंबर जी से कहें कि देखो विष्णु को उठा लो, थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन अंबर जी ने रिस्क नहीं ली। अंत में जब 11 कवि यूं ही फ्लैट चले गए, तब लास्ट में उन्होंने अंबर जी ने कहा कि उर्मिला जी ने कहा अंबर जी मान तो चाहिए, मेरा क्या मान लीजिए, मुझ पर विश्वास करिए, विष्णु को उठा दीजिए। तब जाके उन्होंने पत्ता खेला अंबर जी ने। और जब मैंने कविता पढ़ी, उर्मिला जी पास बैठे थे, मुस्कुराते रहते थे जब मैं कविता पढ़ता था, जब जमता था। और जब वहाँ खूब जमा तो मुलायम सिंह जी ने भी खड़े होकर तारीफ की और पूरा मजमा एकदम मेरी तरफ हो गया था। तो वो दिन मेरे लिए उत्तर प्रदेश में टर्निंग पॉइंट था मेरा, और बहुत सारे कवियों से परिचय हुआ। बहुत सारे संयोजक वहाँ आते थे इटावा का कवि सम्मेलन सुनने। तो उर्मिला जी से हमारा बहुत लगाव रहा, बहुत स्नेह करते थे। बहुत सारी यात्राएं उनके साथ की हैं, बहुत सिखाया है उन्होंने हमें मंच पे बैठने का सलीका, तरीका, और मंच पे कविता प्रस्तुतिकरण का तरीका उनसे सीखा मैं। बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के थे। नई प्रतिभाओं को तो इतना प्रोत्साहन दिया करते थे। हमारे साथ के बहुत सारे कवि हैं जो उर्मिला जी के प्रोत्साहन से आगे बढ़े। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश में बहुत कम हुई हैं,
और मैं उनका अनुज होने के नाते उनसे मेरे पारिवारिक संबंध रहे हैं, आज हमारे बीच में नहीं हैं और इतनी जल्दी जाना किसी अच्छे कवि का साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति मानी जाती है। मैं उनको उनकी पुण्यतिथि पर बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो जहाँ भी हैं ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। बहुत बहुत प्रणाम। मैं कवि विनीत चौहान हाजिर हूँ चचा रुमलेश जी की कुछ स्मृतियों के साथ। 16 मई तारीख हम सब युवा कवियों के लिए, जो उस समय युवा कवि थे, आज थोड़े से 55-56 साल की तरफ पहुंच गए हैं, स्मृतियों के बादलों पर उन गड़गड़ाहटों का दिन है जो हमारे मन मस्तिष्क पर साल भर घुमड़ते रहते हैं, आज बरस जाते हैं। चचा का जाना आज भी हमें ऐसा लगता है कि सब बेमानी सी बातें हैं। अभी चचा आएंगे और ये जुल्फों को ऐसे झटकारेंगे और ये सफ़ेद धवल चश्मा गोल्डन लगाए हुए डॉक्टर रुमलेश जी का व्यक्तित्व, कृतित्व क्या नहीं सीखा जा सकता। एक पूरी पीढ़ी उनसे प्रभावित हुई, चाहे उसमें प्रवीण शुक्ल हों, कुमार विश्वास हों, आशीष अनल हो, मैं स्वयं हूँ। पहनने ओढ़ने से लेकर यात्रा में कैसे रहना, कैसे लग्जरी यात्राएं करना, कैसे वस्त्र विन्यास पहनना, ये सब चीज़ें इस पूरी युवा पीढ़ी पर यदि सर्वाधिक प्रभाव किसी का पड़ा तो डॉक्टर रुमलेश जी हैं। व्यक्तिगत हम 4 मित्रों के लिए वो अद्भुत स्नेह रखने वाले लोग थे। अनेक दृष्टांत उनसे जुड़े हैं। कहीं चेन्नई यात्रा में हमें वो पहली बार ले गए, वो दृष्टांत जुड़े हैं जहाँ वो पहली बार आयोजक ने हमें सुना और देखा कि रुमलेश जी किन को लाए हैं। बाद में जब सुना तो बड़ा प्रसन्न हुआ। मुझे और आशीष अनल को पहली बार जनता की पुकार में, जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन बम्बई का होता है, चौपाटी पर ले जाने का श्रेय डॉक्टर रुमलेश जी को है। बिल्कुल नए बच्चे आए थे उस समय और अगले दिन चौपाटी पर जिन 2 युवा कवियों की धूम थी उसमें हम दोनों शामिल थे। चचा की ज़मानत पर हम सब लोग वहाँ गए। मुझे याद है ऋचा मेरे साथ थी, मेरी पत्नी, और संस्कृति उस समय कुल 1 वर्ष की थी। तो चचा ने बम्बई देखा हुआ था। मैं, आशीष अनल और ऋचा हम तीनों घूमने के लिए निकल गए और बाजार से एक बहुत खूबसूरत सा फ्रॉक में संस्कृति के लेकर आया। जब हमने दिखाया, हर चीज़ हम उन्हें दिखाते थे। मुझे याद है मैंने जब पहली बार अपना गोल्ड मेडल चचा को दिखाया कि ये मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल जीता है, मुझे वो दृश्य याद है। उन्होंने सरगे लगाया, कहने लगे विनीत मैं आज बेहद खुश हूँ और मुझे लग रहा है कि मेरा एमए का गोल्ड मेडल आज दोबारा मुझे मिल गया है। वो इतना मोहब्बत करते थे हमको। तो जैसे हमने हर चीज़ दिखाते, मैंने कहा चचा देखो ये हम लाएँ संस्कृति के लिए एक फ्रॉक, कैसा है। चाची वहीं बैठी थी और तो उन्होंने कहा बेटा अब इसके पैसे तो हम देंगे आपको, ये आप नहीं कर सकते। हमने अपनी पोती को पहली बार देखा है और मुझे याद है जिद करके उन्होंने पूछा उसकी कीमत क्या है और वो राशि अदा की। आज संस्कृति एमए कर चुकी है इंग्लिश से, एक कॉलेज में पढ़ा रही है दिल्ली गुड़गांव वो इस समय, लेकिन वो फ्रॉक अभी तक हमारे पास रखा है। अद्भुत संस्मरण है। एक और संस्मरण मैं कह देता हूं। एक बार मुझे बालपन में ऐसा होता है कि स्पर्धा होती है, तो मैंने चचा उन दिनों पत्र बड़े खूबसूरत लिखते थे, बिल्कुल मोतियों जड़े। उनके लिफाफे, उनके लेटर पैड देखकर हम तय करते थे कि इस साल का हमारा विजिटिंग कार्ड कैसा होना चाहिए, लिफाफा। लेकिन चचा हर बार हमसे बाजी मारते थे। वो आखिर गुरु थे हमारे, द्रोणाचार्य थे हम सबके, हम तो अर्जुन ठहरे। तो एक पत्र मैंने उन्हें लिख दिया कि चचा मुझे ऐसा लगता है कि आप आशीष को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे कम करते हैं। चचा का वो पत्र मेरे पास है। उन्होंने लिखा कि आज मैं रात भर रोया हूं, तुझे लगा कैसे कि मैं तुझे कम प्यार करता हूं। मैंने लिखा चचा ज्यादातर देखता हूं कार्यक्रम में वो आपके साथ होते हैं। ये मैंने पत्र में लिखा था। उन्होंने एक वाक्य लिखा जो अभी भी लिखा है, देख तू सर्विस में आ चुका है, लेक्चरर बन चुका है। वो उन्होंने शब्द लिखा, वो कमबख्त लापरवाह है
और अभी तक सर्विस उसने ज्वाइन नहीं की है। बस यही अनुराग मुझे उसके प्रति थोड़ा थोड़ा कभी कभी उसकी तरफ झुका देता है, वरना तुझे मैंने उससे कम प्यार नहीं किया। तो उनके लिए हम दो आंखें थे। चचा जैसा कोई होना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें याद करता हूं, काश उन जैसा कोई और मंचों पर आए। हमें चचा आपका इंतजार रहता है। नमस्कार। डॉक्टर उर्मिलेश से मेरा संबंध बहुत पुराना रहा। वो हमारे सीनियर थे और सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो नई पीढ़ी को प्रमोट बहुत करते थे। और मुझे याद पड़ रहा है कि बरेली ये जो है कैंटोनमेंट बोर्ड, उसकी लाइब्रेरी का उद्घाटन था। बहुत साल पुरानी बात है, मुझे वर्ष नहीं याद है। तो डॉक्टर उर्मिलेश जी ने सिर्फ 2 कवि आमंत्रित किए, एक प्रदीप चौबे जी को और एक मुझे। जब हम वहाँ गए तो उन्होंने ये बताया कि जो उसकी डायरेक्टर हैं भावना सिंह जी, उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 हास्य कवि बुला लीजिए और व्यंग्य कवि, हास्य व्यंग्य कवि। तो उर्मिलेश जी ने जो कहा वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले मुझे लगा कि पुरानी पीढ़ी में प्रदीप चौबे शुद्ध हास्य के व्यक्ति हैं और नई पीढ़ी में तुम शुद्ध व्यंग्य के कवि हो, तो तुम दोनों को बुलाया। मैं यकीन जानिए कि वो बहुत बड़ा कार्यक्रम था। मैंने जीवन में अपना सबसे बड़ा पेमेंट भी वहीं पाया था, उर्मिलेश जी ने दिया था। फिर उसके बाद उर्मिलेश जी के साथ हम बहुत यात्राएं हमने की। इधर मध्य प्रदेश की बहुत यात्राएं की, मैंने बिहार की बहुत यात्राएं की, झारखंड की यात्रा की, और इन्होंने मुझे बरेली रीजन में बहुत बुलाया। बहुत लंबे समय तक हम उनके साथ नहीं रह पाए, क्योंकि अब से 15 वर्ष पहले तो उनकी मृत्यु हो गई थी। अब आप ये सोचिए, 15 वर्ष पहले उनकी मृत्यु हो गई थी और उसके पहले हम कितने वर्ष तक रहे होंगे। कुछ वर्ष हमारा संघर्ष का रहा होगा, फिर 2, 4, 5 साल का हमारा उनके साथ रहा, 8 साल का रहा होगा। लेकिन जितना भी रहा वो मेरे लिए बहुत प्रेरणा के पुरुष रहे। और शायद उनकी संगत का ही असर था कि मैंने गज़लें भी लिखना सीखी, मैंने गीत भी लिखना सीखे और मैंने गद्य भी लिखना सीखा। बहुत सारे लोगों का योगदान है मेरी नर्चरिंग में, मेरी बुनावट और बनावट में, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर उर्मिलेश जी का भी बड़ा योगदान है मेरे व्यक्तित्व के विकास और निखार में। और शायद उनसे यही हमने सीखा कि मैं भी नई पीढ़ी को लेकर के बहुत उत्साहित रहता हूँ। मेरे बाद की जनरेशन के जो कवि हैं, जो लेखक हैं, मैं उनको लेकर के बहुत उत्साहित रहता हूँ, कार्यक्रम करता रहता हूँ, उनको शामिल करता हूँ, उनको प्रमोट करने की कोशिश करता हूँ। तो आज उर्मिलेश जी को हम याद कर रहे हैं। उनको गए 15 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन यूँ लगता है कि जैसे अभी भी हम किसी मंच पर जाएंगे तो आयोजक ये बोलेगा कि और आज के कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे विश्व प्रसिद्ध संचालक डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार। तो मैं डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जी को स्मरण करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। और जो भाभी हैं बदायूं में, मैं उनको भी बहुत प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दादा के जाने के बाद बच्चों को बहुत संभाला और बहुत अच्छे से उनको संबल दिया, जिसमें तीनों बच्चे बहुत अच्छे हैं। डॉक्टर सोनरूपा प्रसिद्ध कवयित्री हो चुकी हैं, अक्षता शेष एक प्रसिद्ध कवि है, और जो रजत रूपा है, जो दूसरी बेटी है इनकी, वो भी बहुत अच्छी गायिका है, बहुत अच्छी लेखिका भी है। तो मैं सबको बहुत प्रणाम करता हूँ इस परिवार को, और ये गर्व महसूस करता हूँ कि मैं डॉक्टर उर्मिलेश के परिवार से जुड़ा हूँ, डॉक्टर उर्मिलेश से जुड़ा हूँ। सारी स्मृतियां हैं। बम्बई की चौपाटी पर जो कवि सम्मेलन हुआ करता था उसमें उर्मिलेश जी संचालन करते थे, टीम भी लगभग वही बनाते थे। और संचालन के आसन पर बैठने के बाद तो जितना लगता था कि ये कवि सम्मेलन सफल होगा, उससे कई गुना सफल होता था। एक श्रोता को वे उठकर जाने नहीं देते थे। उर्मिलेश जी का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक था और सफ़ेद रंग की शर्ट पहनते थे, सफ़ेद रंग की पैंट, और बाल थोड़े बड़े बड़े रखते थे और उन बालों को ऐसा झटका देते थे कि एक जलवा सा बिखर जाता था, एक जादू सा हो जाता था।
ऐसा लगता था कि कोई देव पुरुष उतरकर इस धरती पर आ गया है। एक जुझारू व्यक्तित्व, एक आकर्षक व्यक्तित्व, और उसी तरह का उनका कृतित्व भी विविध वर्णी उर्मिलेश जी का। जिस तरह से उन्होंने गीत लिखे, नवगीत लिखे, राजनीतिक गीत लिखे, गजलें लिखी, दोहे लिखे, हाइकू लिखे, मुक्त छंद की रचनाएं लिखी और सभी कुछ मंच पर सुनाई भी, प्रस्तुत भी की। और साथ में उनके संचालन में जिस तरह से वो काव्यात्मक संचालन किया करते थे, उसका तो आनंद ही कुछ और होता था। तरह तरह की पंक्तियां जोड़ जोड़कर वो कवि के अनुरूप एक भूमिका, एक वातावरण तैयार किया कर देते थे। और उनका जो प्रसिद्ध गीत था, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, उस वंदे मातरम के गीत से कवि सम्मेलन का समापन होता था। और कहना नहीं पड़ता था किसी श्रोता को कि आप खड़े हो जाइए, स्वतः स्फूर्त सारे श्रोता एक साथ खड़े हो जाते थे और दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर इस गीत को सुना करते थे और एक आनंद की वर्षा होने लगती थी पूरे वातावरण में। ऐसा आदरणीय श्री उर्मिलेश शंखधर जी का जलवा था। उनके डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर की पुण्यतिथि पर कुछ कह पाना भावनात्मक स्तर पर मेरे लिए बहुत ही कठिन कार्य है, और ऐसे भी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को शब्दों में बांध पाना असंभव है। उनका साहित्य ज्ञान तथा उनकी ओजस्विता अपने आप में एक उदाहरण है। डॉक्टर उर्मिलेश का मेरी साहित्यिक यात्रा में बहुत अहम योगदान है। 1996 में सबसे पहले उन्होंने ही मुझे मंच प्रदान किया था। तब से उनकी असामयिक मृत्यु तक कितने ही मंचों और कितनी ही यात्राओं में हम साथ रहे, और एक तरह से एक आत्मीय एवं पारिवारिक संबंध रहा। वे मेरे बड़े भाई की तरह थे, मेरे मित्र थे, और मुझे कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि मेरी काव्य शैली और प्रस्तुति दोनों को उन्होंने ही एक नई दिशा देने का काम किया। यह भी कह सकता हूं कि मुझ में मेरी उम्र के और मुझसे छोटी उम्र के उन सारे कवियों में जो ओज का स्वर बनकर अपनी कविता लिखते हैं, हम सब में कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंश में डॉक्टर उर्मिलेश की प्रेरणा आज भी जीवित है। उनको सादर स्मरण करते हुए उनके पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन के रूप में कहना चाहता हूं, अर्ध सुप्त तरुणाई को बढ़कर नूतन हुंकार दिया, वंदे मातरम परिभाषित कर राष्ट्र प्रेम का ज्वार दिया, गीत गजल दोहे छंदों में अपनी कविताएं रचकर उर्मिलेश ने शौर्य, अश्रु, श्रृंगार, सोच और प्यार दिया। उभर रहे कवियों को आगे बढ़ने का पथ दिखलाया, हाथ पकड़कर नए लेखकों को भी चलना सिखलाया। अपने संचालन से कितने ही मंचों को धन्य किया, जन जन में कविता का परचम उर्मिलेश ने फहराया, जन जन में कविता का परचम उर्मिलेश ने फहराया। मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र डॉक्टर उर्मिलेश की स्मृति को पुनः प्रणाम करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं कवि आशीष अनल आज डॉक्टर उर्मिलेश शंखधर यानी कि मेरे दद्दा, उनको अपने तमाम प्रणाम, तमाम चरण स्पर्श सौंपता हूँ। उनके बारे में क्या कहूँ, क्या संस्मरण सुनाऊँ। मुझे लगता है मैं जीता जाता है संस्मरण ग्रंथ हूँ उनका। तमाम यादें हैं, रोज हर रात कवि सम्मेलन के बाद एक कोई ऐसी याद दे जाती थी जो हम लोग उर्मिलेश जी को गुनगुनाते हुए, महसूस करते हुए घर तक पहुँच जाते थे। आज हम सब हैं और हम सब उस जगह पे पहुंच गए जहां वो हमें देखना चाहते थे। बस तकलीफ यही है कि आज जब हम कुछ कर सकने की स्थिति में थे तो आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके संस्कार हम लोगों के बीच आज भी जिंदा हैं
और वो हमेशा, क्योंकि वो कोई प्रवृत्ति व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचार थे, और विचार कभी भी कहीं खोते नहीं हैं, वो आज भी हमारे बीच में है। एक लंबी फहरिस्त आई थी, विष्णु भैया, विनीत भाई, कुमार, प्रवीण, मैं, कीर्ति जी, तमाम लोग आए थे, और सर्वाधिक नई पीढ़ी पे एक ऊर्जावान कवि जो निकल के आता था, उसमें सर्वाधिक प्यार लुटाने वाला व्यक्ति अगर कोई था तो डॉक्टर उर्मिलेश हुआ करते थे, दद्दा हुआ करते थे। आइए मैं उनको एक श्रद्धांजलि के तौर पर उन्हें याद करते हुए एक गीत सौंपता हूँ। और ये जो आप देख रहे होंगे, ये भी उनकी एक प्रिय ड्रेस थी, वाइट पैंट, वाइट जूते, वाइट मोजे, गोल्डन चश्मा। हम तमाम लोगों ने उनसे सीखा कि कपड़े कैसे पहने जाते हैं, कैसे रहा जाता है। आइए मैं एक गीत उन्हें याद करते हुए सुनाता हूँ कि कविता का एक दिन मान है वो, कि कविता का एक दिन मान रहे वो, कविता का एक दिन मान रहे वो, लेखन में लेखनी की शान रहे वो। कभी गीत लिखे कभी गजल कहें, कभी गीत लिखे कभी गजल कहें, कहीं पे कठिन कहीं सरल कहें, कहीं पे कठिन कहीं सरल कहें। कहीं नवगीत दोहा कहीं छंद थे, कहीं पे बिहारी कहीं घनानंद थे, कहीं पे बिहारी कहीं घनानंद थे, कहीं पे बिहारी कहीं घनानंद थे। कभी आम लिखा तो कभी विशेष जी, कभी आम लिखा तो कभी विशेष जी, कभी आम लिखा तो कभी विशेष जी। रे कविता का पर्याय उर्मिलेश जी, कविता का पर्याय उर्मिलेश जी। कभी लिखा दिल पे ना बोझ भारी रख। उनकी वो पंक्तियां शायद किसी भी निराश व्यक्ति को जीवन में ऊर्जा दे सकती हैं कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। कि कभी कविता का पर्याय उर्मिलेश जी, कभी लिखा दिल पे ना बोझ भारी रख, कभी लिखा दिल पे ना बोझ भारी रख। जिंदगी है जंग, जंग को तू जारी रख, जिंदगी है जंग, जंग को तू जारी रख। कभी खोती हुई आदमियत लिखी, कभी खोती हुई आदमियत लिखी, दारुल शफा की भी हकीकत लिखी, दारुल शफा की भी हकीकत लिखी। कहीं चूर चूर परिवेश लिख गए, कहीं चूर होता परिवेश लिख गए, कहीं खंड खंड होता देश लिख गए, कहीं खंड खंड होता देश लिख गए। कहीं लिखे द्रौपदी के खुले केश जी, कहीं लिखे द्रौपदी के खुले केश जी। कविता का पर्याय उर्मिलेश जी, कविता का पर्याय उर्मिलेश जी, कविता का पर्याय उर्मिलेश जी। कभी भी वो मंच के व्यापारी ना हुए। क्या था उनका जीवन, कैसा जीवन जीते थे वो, क्या सिखाते थे हम लोगों से। सोचता हूं जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं वो महसूस भी कर लेंगे कि शायद यही थे उर्मिलेश जी। कि कभी भी वो मंच के व्यापारी ना हुए, कभी भी वो मंच के व्यापारी ना हुए, कभी रहे कभी दरबारी ना हुए, कभी भी वो मंच के व्यापारी ना हुए, कभी रहे कभी दरबारी ना हुए। दिल से जिए सदा वो यारों के थे यार, दिल से जिए सदा वो यारों के थे यार। नए कवियों को खूब देते थे विस्तार, नए कवियों को खूब देते थे विस्तार, नए कवियों को खूब देते थे विस्तार। विष्णु तेज कीर्ति विनीत या कुमार, विष्णु तेज कीर्ति विनीत या कुमार। जो प्रवीण थपाया आशीष ओ दुलार, जो प्रवीण थपाया आशीष ओ दुलार। गर्व उन पर करता है देश जी, गर्व उन पर करता है देश जी। कविता का पर्याय उर्मिलेश जी, कविता का। इन्हीं शब्दों के साथ अपने दत्ता को बहुत बहुत नमन, आपको प्रणाम। केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख दिया जाति धर्म का नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक श्रीवास्तव और मैं स्मरण कर रहा हूं देश के ओजस्वी कवि, एक प्रखर कलमकार, मेरे बड़े भाई अग्रज डॉक्टर उर्मिलेश जी को। ये दो पंक्तियां उनका तारुफ सा मुझे लगती हैं, उनके विचारों का एक दर्पण सा लगती हैं। हालांकि मेरी जो उनके साथ
यात्रा थी, उनके आशीष के तले, उनके आशीर्वाद, उनके साथ के साये में जो मेरी कविता यात्रा रही वो बहुत छोटी सी थी। साल 2001-2 के आसपास में उज्जैन में सिंहस्थ के कवि सम्मेलन में पहली बार मुझे उनके साथ पढ़ने का मौका मिला था, अवसर मिला था, और उसके बाद से लगातार मैं उनके संपर्क में था, एक छोटे भाई की तरह और एक अग्रज और बड़े भाई की तरह वो मुझे हमेशा मार्गदर्शित करते रहते थे। मुझे एक बात उनकी हमेशा याद रहती है, खासतौर से उर्मिलेश जी और कृष्ण बिहारी नूर साहब एक बात हमेशा कहते थे। वो ये कहते थे कि आलोक, कवि सम्मेलन या मुशायरों में तालियां और दाद कितनी मिली इसका आकलन कभी मत करना। तुम कवि सम्मेलन या मुशायरे से क्या लेकर आए ये मत सोचना, इस पर विचार मत करना। तुम केवल इस बात पर फोकस करना, इस बात पर अपनी दृष्टि बनाए रखना कि कवि सम्मेलन या मुशायरे को तुमने अपनी तरफ से क्या दिया। तुमने कौन सी ऐसी नई कविता, कौन सा ऐसा नया रंग अपनी उपस्थिति से किसी भी कवि सम्मेलन या मुशायरे में दर्ज कराया। मुझे आज भी डॉक्टर उर्मिलेश जी की, देश के उस प्रखर कवि की और अपने लिए अपने बड़े भाई की ये बात हमेशा याद रहती है, और इस बात ने बहुत मेरा मार्गदर्शन किया। मैं उनको जितना आभार व्यक्त करूं, उनके लिए जितना आभार व्यक्त करूं, उतना आभार कम होगा। वो जहां हों वहां गीत रचते रहें और हम सब के दिलों में बसते रहें, मेरी यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर से लेके दक्षिण लकीर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, सागरों से लेके नदियों के नीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, अरे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम ज्ञानी मातृवंदना, मातृवंदना हमारा धर्म है घना। भारत अखंड की यही है चेतना, राष्ट्र के सपूतों की यही है अर्चना। वंदे मातरम का जो गायक नहीं वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं, वो यहाँ पे रहने के लायक नहीं, उसे नष्ट करने की खाकर कसम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम वंदे मातरम, मलयज शीतलाम वंदे मातरम, शशि और श्यामलाम वंदे मातरम, सुखदाम वरदाम वंदे मातरम, सुखदाम वरदाम वंदे मातरम। वंदे मातरम एक ऐसा मंत्र है जिसे गा के भारत हुआ स्वतंत्र है। शहीदों की प्रेरणा का ये है उद्गम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत में जितने अक्षर हैं वह मैंने सिद्ध किया है कि इस गीत में कहां से लोगों को संप्रदाय की दुर्गंध आती है, सांप्रदायिक भावना की दुर्गंध आती है। जिन लोगों ने संसद में ये प्रश्न उठाया कि इस गीत से संसद सत्र का प्रारंभ नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता मिली हुई है, हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, माता की वंदना नहीं करेंगे, तब मैं कहना चाहता हूं और अपने मित्रों से निवेदन करूंगा, आपको आयोजक मित्र बैठे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर चिंतन का विषय मैं आपके सामने छोड़ रहा हूं जिससे राष्ट्रवाद की नींव पुख्ता होती है। मैं वो गीत पढ़ रहा हूं जिसको गाते गाते लोग शहीद हो गए। यही शहीदों के पास एक मात्र नारा बचा था, वंदे मातरम, और ये कहते हुए फांसी के तख्ते पर हंसते हुए वो लोग झूल गए। वंदे मातरम गीत को परिभाषित करना, पूरे गीत का एक साथ बता रहा हूं कि वासे वंदे मातरम वरदाता है, न्यास न्याय प्रिय
वासे वंदे मातरम वरदाता है, नास न्याय प्रियता का उद्गाता है, देश देश को स्वतंत्रता दिलाता है, माँ से मातृभूमि भारत कतराता है, तासे तन को ये सावधानी देता है, रासे रक्त हमें स्वाभिमानी देता है, माँ से मन को देता स्वदेशी सरगम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। वंदे मातरम एक राष्ट्र गीत है, बल्कि मुख्य लेखनी द्वारा प्रणीत है, वंदे मातरम आजादी की जीत है, आयतों मंत्रों से ज्यादा पुनीत है, ये न किसी गोरे का स्वागत गान है, दास्ता के तम का ये दिन मान है, धन्य धन्य जिससे लिखने वाली कलम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। और वंदे मातरम जी का इतिहास, तालियां वहां तक बजनी चाहिए सबकी साथ साथ, क्योंकि हम सब लोग राष्ट्र के प्रहरी बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि जिससे गाते हुए लोग आगे बढ़े थे, गोरों के समक्ष पक्ष तान खड़े थे, जिससे गाते हुए लोग फांसी चढ़े थे, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़े थे, उस गीत को जो संप्रदाय बताएंगे, उस गीत पे जो प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे व्यक्ति का न कोई जात न धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। जिन्हें अंग्रेजी का चढ़ा बुखार है, कान वेद कल्ट जिन्हों पे सवार है, भारत में जिन्हें इंडिया से प्यार है, जिनका विदेशी हर संस्कार है, माता पिता को जो डैड मम्मी सा मानेंगे, वंदे मातरम का वे अर्थ क्या जानेंगे, शीघ्र ही तोड़ेंगे हम उनका भरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। बहुत सह चुके हैं अब नहीं सहेंगे, तुष्टीकरण की धारा में न बहेंगे, भारत में भारतीय होके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो खुलेआम कहेंगे, भारत में अब जिसे रहना होगा, वंदे मातरम उसे कहना होगा, वंदे मातरम उसे कहना होगा, वरना व्यर्थ ही जाएगा उसका जन्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, वंदे वंदे वंदे